विद्यार्थियों नमस्कार। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जे मान सिंह, ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैं आज बात करूंगा राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के बीए पाठ तृतीय के आधुनिक भारतीय इतिहास का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों से। विद्यार्थियों, अध्ययन की इस श्रृंखला के अंतर्गत इससे पूर्व की कक्षा में मैंने आपसे बात की थी भारतीय राष्ट्रवाद के उदय और विकास की प्रक्रिया और इससे जुड़े हुए विविध चरणों से। विद्यार्थियों, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है और जो ये लगभग 1885 से लेकर 1947 तक, यानी मोटे तौर पर कुल मिलाकर 62 वर्षों के आधुनिक भारतीय इतिहास के ऊपर प्रकाश डालता है। तो विद्यार्थियों, इससे पहले की कक्षा में मैंने आपसे बताया कि किस प्रकार से 1885 से लेकर 1947 तक भारतीय राष्ट्रवाद के उदय से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण संस्था, जिसने भारतीय राष्ट्रवाद को परिपोषित, पल्लवित, परिमार्जित और विकसित करने में मदद दी, उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय, विकास और उसकी गतिविधियों से जुड़े हुए 3 चरणों 1885 से 1905, 1905 से 1919 और 1919 से लेकर 1947 तक, इस पूरे दौर के अंतर्गत हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका का हम विवेचन करेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, सबसे पहले हम शुरुआती दौर में इसकी पृष्ठभूमि को देखने और समझने की कोशिश करते हैं। विद्यार्थियों, जहाँ तक भारतीय राष्ट्रवाद के उदय से जुड़े हुए कारणों की बात की जाती है, कारकों की बात की जाती है, तो इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है प्रेरणा और अनुक्रिया सिद्धांत। विद्यार्थियों, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यह प्रेरणा और अनुक्रिया का सिद्धांत है क्या। विद्यार्थियों, भारतीय इतिहासकारों का वो वर्ग जिसे कि हम ट्रेडिशनल हिस्टोरियन के नाम से जानते हैं, परंपरागत इतिहासकारों के नाम से जानते हैं। विद्यार्थियों, परंपरागत इतिहासकारों का यह वर्ग भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के लिए, भारतीय राजनीतिक चेतना के विकास के लिए जिम्मेदार ठहराता है उस प्रेरणा को, उस इंस्पिरेशन को। जब हम प्रेरणा और अनुक्रिया की बात कर रहे हैं तो हम जाने कि प्रेरणा क्या है। तो कहने का मतलब यह है कि इतिहासकारों का यह वर्ग भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के लिए जिम्मेदार ठहराता है उस प्रेरणा को जो उत्पन्न हुई, जो प्राप्त हुई उन संस्थाओं से जिसे हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने कायम किया, उन नीतियों से जिसे अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में लागू किया, उन औद्योगिक, व्यापारिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों से जो अंग्रेजों के द्वारा इस देश में इजाद किए गए। तो इतिहासकारों के इस वर्ग का यह मानना था कि इन संस्थाओं के द्वारा, इन इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा, इन नीतियों के द्वारा जो प्रेरणा प्राप्त हुई, जो मोटिवेशन मिला, जो रास्ता मिला, उसी की अनुक्रिया का परिणाम था भारतीय राष्ट्रवाद का विकास। वे ये कहना चाह रहे कि 1858 के बाद 1885 तक जो संस्थाएं विकसित हुई और जिस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विकास हुआ, और यहाँ तक कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्माण के पीछे एक अंग्रेज व्यूम, एलन ऑक्टेवियन व्यूम, ए.ओ. व्यूम का हाथ था। तो ये कह रहे हैं कि इस राष्ट्रवाद के विकास की प्रारंभिक प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार था ब्रिटिश तंत्र। चाहे ब्रिटिश आर्थिक नीतियों और शोषण के परिणामस्वरूप जनता में पैदा हुआ आक्रोश है, या ब्रिटिश शिक्षा का परिणाम है, या ब्रिटिश समाचार पत्रों का परिणाम कहें, या फिर हम अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार कहें, जिसके माध्यम से भारतीय अवगत हुए उन महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक और मानवतावादी विचारों से
जिसका प्रतिपादन बेंथम, शैली और शेक्सपियर जैसे लोगों की, मील जैसे लोगों की रचनाओं में मिलता है। तो यह एक प्रकार की प्रेरणा थी जिसकी अनुक्रिया या जिसका परिणाम था भारतीय राष्ट्रवाद का विकास। तो विद्यार्थियों, शुरुआती दौर में हम ये देख रहे हैं कि खुद अंग्रेजों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रोत्साहित किया। एक्चुअली वास्तव में उनका यह मानना था कि 1857 के महान विद्रोह के पीछे सबसे जिम्मेदार कारण ये था कि कोई ऐसा मंच नहीं था जिसके माध्यम से भारतीय अपने राजनीतिक विचारों की अभिव्यक्ति कर सके और वे अपने आप में घुटते रहे। यदि उनको अपने विचारों की अभिव्यक्ति का मौका मिलता तो 1857 जैसा विद्रोह नहीं होता। तो चूंकि इस प्रकार का विद्रोह दोबारा न हो, तो इसलिए एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसी संस्था को डेवलप होने में मदद दी गई और परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लोगों में, जनमानस में अपना प्रभाव जमाने लगी और भारतीयों की मांगों का आधिकारिक प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था वो बन गई और स्वराज्य संबंधी उनके विचार दिन प्रतिदिन तेज होते रहे। विद्यार्थियों, शुरुआती दौर में अंग्रेजों को भारतीय राष्ट्रवाद का विकास ज़्यादा रास नहीं आया और लगभग हम ये देख रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद से ही या उससे कुछ पहले ही अंग्रेज भारतीय एकता के ऊपर, यूनिफिकेशन के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाने लग गए थे। J.R. सीले ने, जो प्रख्यात हिस्टोरियन भी है, उन्होंने 1883 में यह कहा था कि इंडिया इज जस्ट ओनली ए ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन। भारत एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र है, यह एक राष्ट्र नहीं है। उसके अगले साल सर जॉन स्ट्रेची, जो हिंदुस्तान में भारतीय जानपद सेवाओं के अधिकारी यानी ऑफिसर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज रह चुके थे, उन्होंने कैम्ब्रिज के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि यकीन कीजिए आप इस बात का कि भारत न तो कभी एक राष्ट्र था, भारत न कभी एक राष्ट्र है और न भारत कभी एक राष्ट्र होगा। तो विद्यार्थियों, ये विचारधारा शुरू में इनके थी, लेकिन जब भारत में राष्ट्रवाद की जड़ें गहरी होने लगी, राष्ट्रवाद की जड़ें मजबूत होने लगी, तो अंग्रेजों का सुर बदल गया। मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट में और उसके बाद अन्य अंग्रेजी प्रशासकों ने और इतिहासकारों ने अब यह कहना चालू कर दिया कि भारतीय राष्ट्रवाद परिणाम था अंग्रेजी नीतियों का, अंग्रेजों की कृपा का, अंग्रेजों द्वारा बताए गए मार्ग का, अंग्रेजी संस्थाओं द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का, अंग्रेजी शिक्षा से उत्पन्न ज्ञान का। तो वो ये कह रहे कि ये सारी बातें जो अंग्रेजों द्वारा डेवलप की गई वो भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में मदद बनी, चाहे इंडियन रेलवे हो, चाहे न्यूज़पेपर्स हो, चाहे एजुकेशन पॉलिसी हो, और इवन इतिहासकार आर कूपलैंड ने तो आगे तक यहाँ तक बढ़कर कह दिया कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज की एक संतति है। लेकिन कूपलैंड इस बात को भूल गए कि यह संतति अनैच्छिक थी, यह संतान अनचाही संतान थी और अंग्रेजों ने इसको शुरुआती दौर में डेवलप होने नहीं दिया, बल्कि इसे मारने की कोशिश की। पालना तो काफ़ी हद दूर तक की बात थी। इसके अलावा काफ़ी हद तक जिम्मेदार थी वे घटनाएं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटित हो रही थी, वे घटनाएं जिन्हें भारतीय जनमानस अपने आसपास के परिवेश में देखकर उद्वेलित हो रहा था, प्रेरित हो रहा था। जैसे कि 1905 में घटित एक घटना, एक अंतर्राष्ट्रीय घटना जिसमें हम ये देखते हैं कि जापान जैसा एक छोटा सा राष्ट्र
रूस जैसे बड़े देश के ऊपर विजय प्राप्त करता है, रूस को परास्त करता है। तो कहने का मतलब ये कि जब भारतीय लोगों ने ये देखा कि जब जापान अपनी राष्ट्रीय अस्मिता और अपने अधिकारों के लिए रूस जैसी बड़ी ताकत को हरा सकता है, तो फिर हम क्यों नहीं अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाएं। इसके पीछे जिम्मेदार थी हिंदुस्तान में चल रही सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पुनर्जागरण की प्रक्रिया, जो भारतीय जनमानस को अपने अधिकारों के लिए प्रेरित कर रही थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का स्वदेशी का नारा, जिसमें उन्होंने ये कहा कि विदेशी राज्य चाहे वो कितना ही लाभदायक क्यों न हो, स्वदेशी की तुलना में श्रेष्ठ कर नहीं हो सकता है। आगे के कक्षा में विद्यार्थियों में इस क्लास को और आगे जारी रखूंगा और हम उन बातों को भी जानने की कोशिश करेंगे जो इससे जुड़ी हुई है। जय भारत, जय हिंद।